नमस्ते दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा। आपके अपने YouTube चैनल फ्लोरोपाथ आई में आपका स्वागत है। हम आज का टॉपिक को एनसीईआरटी फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, मतलब मास्टर प्लान। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे हाँ, एनसीईआरटी मास्टर प्लान बेसिक टू एडवांस कैसे कवर करे और क्या प्रिपरेशन होने यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या प्लान होना चाहिए स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए, तो वो एनसीईआरटी को कैसे कवर करे, तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। तो जैसे मैं पहले बता दूं कौन कौन सी बुक को मतलब कैसे रिफर करना है, जैसे ठीक है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, फर्स्ट स्टेप में फ्री रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग में आप जैसे कि क्लास सिक्स हमारे पार्ट वन मतलब हिस्ट्री की बुक है, ये आप रीड करेंगे। क्लास सेवन अवर पार्ट टू, क्लास एट अवर पार्ट थ्री, ठीक है। उसके बाद क्लास इलेवेंथ में आएंगे आप, सॉरी ये गलत लिखा है, ठीक है। आप क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे तो एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये तीनों बुक ट्वेल्थ की हैं। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, जस्ट समझ लीजिए, ठीक है। ये तीनों बुक जो हैं ये ट्वेल्थ की हैं, ठीक है ना। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये ठीक है। जस्ट अब अपन जंप करते हैं ज्योग्राफी में। सिक्स टू टेंथ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिए है, और इलेवेंथ की फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, और ट्वेल्थ की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें एक और बुक है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो वो भी रिफर करेंगे आप। फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी करके है, तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ। हाँ बेसिकली, ठीक है, तो ये हो गया। और पॉलिटी में आप सिक्स, सॉरी, नाइन्थ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, टेंथ नाइन्थ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, टेंथ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू हो गई, इलेवेंथ की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क हो गई, ट्वेल्थ में पॉलिटिक्स इंडिया से इंडिपेंडेंट। बट मैं ओवरऑल बताऊं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो क्लास नाइन टेंथ की इकोनॉमिक्स, और इलेवन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोड्यूस माइक्रो। बट साइंस एंड टेक, साइंस एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें भी सिक्स टू टेंथ साइंस हो गया, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट चैप्टर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये बेसिकली अब मैं आपको बता दूं मतलब यूज कैसे होगा। हिस्ट्री के लिए आप मतलब बिगिनर्स बिगिनर्स हैं, ठीक है, बट थोड़ा भी आपको आइडिया है, आप डायरेक्ट ट्वेल्थ में एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की ट्वेल्थ की आप उठा सकते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी आपको आइडिया है तो इलेवन ट्वेल्थ का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। इलेवेंथ की तो कम, ज्योग्राफी इलेवेंथ की कंपलसरी है। जस्ट अ सेकेंड, ये तो हाई है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को नाम भूल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। आप मेरी यूट्यूब चैनल में जाएंगे ना, उसमें आपको मिल जाएगी पूरी बुक लिस्ट, मैंने प्रोवाइड कर रखी है। जस्ट अ सेकेंड। पहले अपन बुक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही, ठीक है ना। हालांकि मेरे को डालना चाहिए, मैंने थोड़ा, हम्म, हाँ, बुक लिस्ट। जस्ट अ सेकेंड। बुक लिस्ट, ये अलग अलग मैंने दिया है, रिकमेंडेड बाय टॉपर्स की है। अ, हाँ,
अ, नहीं, आप 11th के 12th की एनसीईआरटी देख सकते हो। हाँ, इसमें दो बुक हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी है, एक है फिजिकल इन्वायरमेंट है। मतलब वही फंडामेंटल ऑफ जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो ठीक है। हाँ, जो कि हाँ, ये चार बुकें हैं इसमें। एक है वही बताया ना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल इन इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी की बुक है। आप इतना भी करो चल जाएगा, बट इसमें पॉलिटी की मैं बात करूँ स्पेशली, तो आप इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवर्क ये कंपलसरी है, तो ये तो करना ही है। और 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस सिंस सिंस इंडिपेंडेंस, ये मतलब कोड है। यदि आप ये नहीं करते तो पाप है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में तो ठीक है, आप ये कर लोगे, 11th 12th की तो सफिशियंट है। साइंस में तो ठीक है, बायोलॉजी हो गया, ये करना कंपलसरी है। उसके बाद अपन रीडिंग की बात करें, फर्स्ट तो बेसिक है, मतलब आप इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल रीड करना है। मतलब भी आप जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हो उस हिसाब से आपको केवल रीड करना है, मतलब थोड़ा रिकॉल करना है, थोड़ा देखना है क्या कैसे है, स्टोरी सुननी है, ये कर लेना है आप, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में। और फर्स्ट वो रीड क्विक कर देना, डोंट मेक नोट्स बनाने ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस क्या कैसे है, ठीक है। सेकंड इसमें आओगे आप, मतलब इम्पोर्टेंट चीज को अंडरलाइन करिए, जैसे फैक्ट हो गया, डिफिनीशन हो गए, मैप हो गया, डायग्राम हो गया। और मार्क करिए कंफ्यूजिंग एरिया, मतलब कुछ वर्ड है जिसको आपकी मीनिंग नहीं पता, आप उसमें फंस रहे हो, उस चीज को सर्कल करिए। ऐसा कुछ मैं आपको एग्जाम्पल तुम्हारे दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद जब थर्ड रीडिंग आप करोगे, मेक अ 1 से 2 पेजेस पर चैप्टर के नोट्स बनाइए, तो की वर्ड, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ये सब, ठीक है ना। नहीं, आपको मैं चैप्टर चैप्टर की पॉइंट्स क्या कैसे हैं, नोट्स तो नहीं बना के दिखाऊंगा, बट बाकी चीजें आपको डिस्क्राइब करूंगा। और हाईलाइट है, ये पोर्शन सब मोस्ट, आप इनको लिख सकते हो ऐसा। हाँ, मॉनसून है, जैसे कॉजेस हो गया, साउथ वेस्ट मानसून है, रिट्रेन मानसून, ये मतलब कुछ एग्जांपल इनके 1 पेजेस नोट है। और थर्ड स्टेप जो होता है, मतलब ये ठीक है आप रीडिंग करेंगे, बट एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट करेंगे, बट एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बट उसको स्टैंडर्ड बुक से लिंक भी करना है आपको। मतलब एनसीईआरटी के बाद जैसे होता है, जैसे एनसीईआरटी जैसे आपने पढ़ रखी है, उसके बाद जब आप पॉलिटी उठाओगे उसको लिंक करिए उसकी। और हिस्ट्री तो लगभग आपको ये कर लो, या तमिलनाडु की वो एडवांस में है। तमिलनाडु एनसीईआरटी एंशियंट के लिए, और उसके बाद सतीश चंद्रा मिडिवियल के लिए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम कर लो, या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी अच्छी बुक है। पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी 11th 12th की सफिशियंट है, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफ की बुक आती है, वो भी आप कर सकते हो। हाँ, और बेसिकली आप जो करंट में चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है गवर्नमेंट के लिए। इकोनॉमिक्स तो वही 11th 12th कर लो, करंट अफेयर रेट ये हो गया। अगर और ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, बट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो एनसीईआरटी जीएस सफिशियंट है, ये यूपीएससी पर। बट यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए भी, और मैंने जो ऊपर बताया ये सब इम्पोर्टेंट है, बट उसमें एड ऑन भी कुछ करना पड़ेगा, जैसे एमपी जीके, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी हो गई, एमपी करंट अफेयर, ट्राइबल ऑफ एमपी हो गया, पंचायती राज एमपी, कुछ मतलब ये सब देख।
ये एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। कोई कंटेंट मतलब क्या कैसे रहता है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं क्या क्या मतलब स्टडी करवाता हूँ, अपनी इंस्टीट्यूट मेरा प्रोवाइड करता है। तो पास आई है जो कि 20+ एग्जाम कंडक्ट करता है, जो कि स्पेशली एमपी में। तो एमपी के 20+ एग्जाम कंडक्ट कर, जिसमें कि यूपीएससी, एमपीपीएससी है, एमपी सेट जिसको हम वेपन के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये इसका भी हम कराते हैं। और एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, एसएससी हो गई, बैंकिंग है, रेलवे है, डिफेंस है, कुछ क्राइटेरिया टीचिंग है। तो पटवारी ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 हो गया, फॉरेस्ट गार्ड है, जेल फेरी है, प्राइस कांस्टेबल है, सेट है, मतलब वही टीचर रिजल्ट टेस्ट हो गया, सीपी सीटी अदर्स। तो कोई इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा डिफरेंट टाइप के बैच भी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, स्पेशली ये मेरा अस्त्र बैच है, ठीक है ना। इसमें ये जो एग्जाम है, ये लोकल, तो ये ओवरऑल एक ही बैच में कवर होते हैं मेजर पोर्शन, ठीक है ना। और कुछ लिमिटेड बचते हैं, पोर्शन बचते हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो जो भी मैं एक चीज और बता दूं, जैसे एमपी में कोई भी वैकेंसी आएगी लोकल गवर्नमेंट जॉब की, जैसे मैंने बताया ना, ये पटवारी हो गया, एमपीएसआई हो गया, एमपी पुलिस हो गया, तो इनकी हम सेपरेट तैयारी कराएंगे, जो कि ये अस्त्र बैच उसमें इंक्लूडेड रहेगा। आप ये लेते हो, बट उसका अलग से बैच लॉन्च हम करेंगे जब वैकेंसी आएंगी, ठीक है ना। वो 3 मंथ का कोर्स होगा, फीस जब भी हम डिसाइड करेंगे, ओके, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं जो एग्जांपल दे रहा था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ठीक है ना। मैं ओवरऑल हर चीज को अंडरलाइन कर रखा है, बट ये फर्स्ट रीडिंग में नहीं होगा, ये सेकेंड रीडिंग में होगा, बट आपको पढ़ना है। मैंने इसको कई बार पढ़ रखा है, इसलिए मेरे को क्लैरिटी है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बट यदि आपको ज्यादा टफ लग रहा है तो आप पहले वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। हाँ, देखिए, इंट्रोड्यूस कर रहा है, देखो, जो ये चैप्टर है और ये बुक भी है, वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वेरियस स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के वेरियस पार्ट हैं, ठीक है, रिलेशन, ईच अदर रिलेशन है, बिगिनिंग बिगिनिंग मतलब रीडिंग के पहले, जैसे आप इलेक्शन है, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, बाइंडिंग स्टडी ऑन गवर्नमेंट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन हो रहा है और गवर्नमेंट बाइंड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सबको बांध रहा है, एकजुट कर रहा है। मतलब आपके पढ़ने के बाद तो मतलब आपको क्लैरिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सोसाइटी सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है, और हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ द पावर इन सोसाइटी, सोसाइटी में कैसे एलोकेट करता है पावर, मतलब आप भी आप समझेंगे। और वही है, व्हाट द वे इन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मेड करता है, ठीक है ना, बनाता है, ठीक है। तो बस समझते हैं, ठीक है। आप वर्ड पर ध्यान दीजिए, वर्ड को पकड़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। ये वाई डू वी नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरत है ना, क्यों जरूरत है, ये पूछ रहा ना। तो सबसे पहले जब नीड क्यों है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसके फंक्शन क्या है, रोल क्या है, परफॉर्म, सोसाइटी सोसाइटी का काम क्या होगा, और द रोल इज परफॉर्म फॉर सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे परफॉर्म करेगा, करता है, ठीक है, ये हो गया। डेली लाइफ एग्जिस्टेंस हो गया, क्वेश्चन नॉट अ डिफिकल्ट माइंड, ठीक है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन और कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस दोनों प्रोवाइड करता है। देखो, एक पिक्चर है, दिस ग्रुप इज वेरी मच लाइक विलेज में, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें डाइवर्स मेंबर है, मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, रिलीजन के लोग, जैसे कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, ठीक है ना। स्पेशली प्रोफेशन ऑफ नो रिलीजन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तो किसी धर्म में ही नहीं है, मतलब जैसे गॉड में बिलीव ही नहीं करते, कुछ ऐसे भी लोग हैं। और परस्यू द डिफरेंट प्रोफेशन को परस्यू करते हैं, मतलब कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, तो ऐसे भी हैं। कुछ एबिलिटी, डिफरेंट एबिलिटी, मतलब कोई की हॉबी है कुछ भी काम करने का, जैसे कि हॉबीज हो गए, डिफरेंट हॉबीज है, डिफरेंट टेस्ट हो गया इनमें, ये हो जाता है। हाँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ ओल्ड है, यंग, मतलब ये मैं आपको स्पेशली अंडरलाइन इसलिए किया हूँ, आप समझ पाओ। उतना रिलेवेंस इसका नहीं जितनी मैंने अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन जो किया रिलेवेंस है, बट स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए जरूरी है। वेरियस एस्पेक्ट हो गया, कंपल्सरी हो गया। देखो, देखो ये लाइन, ठीक है। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, मतलब आपकी कितनी प्रॉपर्टी के लिए आपको अलाउ किया जा रहा है रखने के लिए, मतलब ये है क्या। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। बच्चे को तो जरूरी होना चाहिए, मतलब कंपल्सरी स्कूल जाने के लिए। ग्रुप स्पेंड ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैटर, ये देखो, ये मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर वे है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्यों करे, मतलब प्रोवाइड करता है, बट क्यों, ये सब नहीं। आप इसको मैं एक फ्लो में एक्सप्लेन करूंगा। ऑल डाइवर्सिटी टू लिव टुगेदर हो गया, हम एक साथ रहते हैं, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वे हो गया, रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। ग्रुप कैन लिव टुगेदर, जब हम एक साथ रहते हैं उसके लिए हमें बेसिक रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। और बेसिक रूल्स होने चाहिए। पब्लिक मतलब डिक्लेयर करता, नोन एज ऑल मेंबर, मिनिमल डिग्री इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ठीक है। हाँ, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ टू मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक सेट ऑफ रूल दे रहा है, ये डेफिनेशन हो, ठीक है ना। रूल लीगली इन्फोर्सेबल स्टूडेंट एवरीवन। तो देखो, पार्टिकुलर में बता दूं, नीड क्यों है, क्या कैसे है। यदि हम और आप सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना, कुछ इसमें रिच हैं, कुछ पुअर रिलीजन है, कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। यदि अब सोचो किसी को चॉइस हो, वो शोर कर रहा है, तो अगले आदमी को डिस्टर्ब होगा ना। ये इसके लिए बेसिक रूल सेट किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 10 बजे बाद डीजे बजाना बंद है, क्यों, ये सेट ऑफ रूल्स में आ रहा है बेसिकली। हाँ, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिटेशन भी सेट की गई है। और क्योंकि देखिए क्या होता है, एक पर्सन रिच है, एक पर्सन पुअर है, क्योंकि जो रिच पर्सन है वो क्या होगा, उससे जो पुअर है उसको इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि हो सकता है लैंड है, उसको दबाव बनाएगा, मतलब फोर्स लेबर, मतलब उसको दबाव बनाए, बोले तुम मेरे यहाँ फोर्स लेबर काम करो, मतलब विदाउट पेमेंट का, कुछ इस टाइप की सिक्योरिटी है, कुछ थ्रेट रहता है, तो ये टाइप का ये होता है, ठीक है ना। हाँ, वही है। देखो, क्लास, मतलब वही है, ये हमारे क्लास के बारे में बताया है, क्लास रिप्रेजेंटेशन। और हमारी हमने क्लास को एक मॉनिटर जैसे चुनते हैं, और उसके बाद में डिसीजन कैसे लेते हैं, मतलब एक मैं हूँ जैसे, मैं बिना बताए आपको कुछ भी काम कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, मतलब क्लास का मैं कुछ भी डिस्कस आपसे नहीं किया और मैंने कोई डिसीजन ले ली, तो ये भी एक गलत है ना। बिकॉज क्योंकि इनका हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डिसीजन ले सकते हैं यदि लार्ज लेवल पे, बट कुछ इसमें इंटायर, मतलब पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। भाई आपके मतलब हित के लिए भी हो सकता है,
बेनिफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये सब होता है। इसको हम कैसे आउटकम करेंगे, ये सब ठीक है ना। हाँ, ये किटी पार्टी ऑर्गेनाइज पिकनिक कहाँ जाना है, क्योंकि हमारा ही फंड को जा रहा है ना बेसिकली। हाँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर है। देखो ये डिफिनेशन, ये अंडरलाइन है पार्टिकुलर, मैंने जैसे रूल बताया ना, ये अब पकड़ो। कॉन्स्टिट्यूटिंग ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स कर रहा है। फंडामेंटल ये होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स हो गया, ठीक है। डिसाइड, मतलब ये जो वाला टॉपिक था, ये ऑलरेडी यहाँ पर इन डिटेल में डिस्क्राइब किया है। डिसाइड इज टू हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉ गवर्निंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में कैसे लॉ होने चाहिए, मतलब कैसे गवर्न करने चाहिए, ठीक है ना। मतलब सोसाइटी किसी आज परफॉर्म करे, क्या लॉ हो गए, क्या रूल, तो एक के लिए नहीं, सबके लिए होगा। एक्स वाई जैसे, देखो ये देखो, यू वांट रूल एक्स है, लेकिन अदर बोला वाई होने चाहिए, बट कैसे रूल बनेंगे ना, तो ये कौन है, पीपल ने डिसाइड करेगा, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, ये मेन। देखो स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग पावर जो होगा, कैसे सेट होगा, ये है पर्टिकुलर। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मतलब भाई पावर किसके पास होगी, और इसको डिसीजन किसके पास होगा जो कि डिसीजन मेकिंग करेगा, रूल कौन बनाएगा, कैसे बनेगा रूल, ये सब। देखो बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी, बेसिक एलोकेशन स्पेसिफाई कैसे होगा, तो आप देखिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है, मोनार्क, ठीक है ना। मोनार्क डिसाइड कर रहा है, बट यहाँ पर देखो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है, पीपल गेट टू डिसाइड हाउ, मतलब कैसे, क्योंकि वोट देके। हाँ, भाई क्या होता है, हमारे यहाँ पीपल कई चीज पार्टिसिपेट करते हो, आप लोकसभा में वोट करते हो, विधानसभा में करते हो, लोकल बॉडी में वोट करते हो, कैसे, क्योंकि आपका जो प्रतिनिधि है, वो डिसीजन ले रहा है आपके बिहाफ पे, मतलब एक हिसाब से आप आप जिसको आप चुन रहे हो ना, वो आपके बिहाफ में डिसीजन लेके आपके लिए लॉ बना रहा है, ये होता है। हाँ, एंशियंट में, तो इसमें मैं एक चीज बता दूं, दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वो स्मॉल एरिया पे काम करती है, लेस पॉपुलेशन में। जैसे ये बताया है एंशियंट ग्रीक, एंशियंट ग्रीक भाई एक सिटी है, स्मॉल सिटी, मान लीजिए 10 लाख पीपल है, वो इजिली पीपल डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकती है। बट इंडिया इज अ लार्ज डेमोक्रेसी, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, इनडायरेक्ट वे में होगा, ये सब होता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्या करता है, पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज। पार्लियामेंट में कौन बैठता है, लोकसभा में जिसको बोलते हैं, उन्हीं में सांसद चुन के जाते हैं, एमपी जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड कर लॉ एंड पॉलिसीज कैसे होगी, पर्टिकुलर मैटर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी भी स्पेसिफिक मैटर के लिए, ये सब ठीक है ना, ये सब हो गया इनेक्ट लॉ, ठीक है। वही है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन, दैट इज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, वही है। मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे यहाँ थ्री फॉर्म गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। थ्री गवर्नमेंट हो गई। पहले गवर्नमेंट लोकसभा होती है, इसको हम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रहते हैं, पार्लियामेंट में दो बॉडी होती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो होती है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होती है एफपीटीपी सिस्टम से। हम मतलब मैं हूँ, आप हैं, हम सब इसको अपने एमपी को चुनते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, सॉरी लोकसभा के मेंबर हैं, हम उनको चुनते हैं, ठीक है ना। ये हो गया लोकसभा मेंबर, जिनको हम डायरेक्टली चुनते हैं। और
हाँ, ये दो सदन होती है, लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में ये लोग जाते हैं, और जस्ट अ सेकंड, लोकसभा में ये लोग जाते हैं, और जैसे 545 मेंबर्स है, ठीक है ना, इसमें से 272 मेंबर चाहिए। जिसके पास इतनी मेजोरिटी होगी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, उनकी गवर्नमेंट बनेगी। उनमें से एक पर, मतलब उनमें जो कलेक्ट ऑफ मेंबर रहेंगे 272, उसमें से वो लोग डिसाइड करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसकी कैबिनेट बनेगी। ये हो गया। सेम चीज राज्यसभा होती है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल बैलेट वोट होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारे एमएलए जो होते हैं ना, ये लोग डिसाइड करते हैं। पर्ची सिस्टम होता है, 1 2 3 4। एक पेपर रहता है, उसमें 4 कैंडिडेट है, जैसे 1 2 3 4, उसमें रेफरेंस देते हैं, उसको डाल देते हैं, तो इस हिसाब से वोटिंग होता है और चुन के जाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में बता दिया है, तो ये भी राज्यसभा में, ठीक है। आ, जैसे आप स्टेट का भी बता दो, तो स्टेट में भी डायरेक्ट होता है, तो मतलब हम ही लोग चुन के भेजते हैं। सेम जैसे आ, हर स्टेट का अलग अलग, जैसे मैं एमपी की बात करूँ, 230 सीटें हैं, तो इसको 116 सीट चाहिए। जब 116 सीट जिस गवर्नमेंट को मिलेगी, वो पार्टी, जो पार्टी रहेगी वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, वो इसमें एक चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है। ये है। और लोकल गवर्नमेंट में तो वही है, डायरेक्ट सरपंच होता है। आपने किसी को चुना तो 73rd 74th होता है, तो उसी में से एक लोकल बॉडी होता है, एक म्यूनिसिपल वाला, एक पंचायत वाला, ये सब, ठीक है ना। ये थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और अब हम अपने टॉपिक में लौटते हैं। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो सरकार है, भाई उस पर भी कुछ लिमिटेशन होना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो उनको वोट देके और अब कुछ प्रॉफिट देके भेज दिया, प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सॉरी, उनको हमने पावर देके तो भेज दी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट भाई इसमें भी लिमिटेशन होनी चाहिए। हो सकता है कुछ हमारे लिए बेनिफिट हो, हमारे अगेंस्ट में भी लॉ फॉर्म कर सकते हैं ना, उसके लिए लिमिटेशन देखो। अथॉरिटी हो गया, वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रोहिबिट यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रिलीजन, मतलब जस्ट सेकंड, ये देखो, हाँ, क्लॉथ ऑफ अ सर्टेन कलर, मतलब प्रोहिबिट कर सकते, मतलब कोई हमने जिनको चुन के भेजा, बोलने तुम अब रेड कलर की शर्ट नहीं पहनोगे, तो वही बात है ना। कुछ और रिलीजन में कर दें कि आप इस रिलीजन फॉलो नहीं करोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखोगे, मतलब ओन नहीं करोगे, ये क्या है? अनजस्ट अनफेयर है। स्किन में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और कास्ट के बेस में, डिफरेंट टाइप रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेशन पार्टिकुलर ग्रुप में, ये सब होता है। इसमें बायस भी हो सकता है। इसी कारण से गवर्नमेंट लिमिटेशन भी लगाई गई, तो सर्टेन प्रोसेस के थ्रू ये रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट ऑन द व्हाट अ गवर्नमेंट इम्पोज सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट ने भी लिमिटेशन लगाई है, आप क्या क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये होता है। ये है वही लिमिटेशन, ठीक है। हाँ, ये देखो, इसमें हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्योंकि को पार्टिकुलर कोई गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है, देखो। फंडामेंटल राइट सिटीजन विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट, मतलब कोई गवर्नमेंट उस चीज को वायलेट नहीं कर सकती, ये है, ठीक है ना। एग्जैक्ट कंटेंट, मतलब ये टाइम टू टाइम इंटरप्रेट होता रहता है, जिसका हम लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि ऐसा बेसिक वही है। और देखो, ये सिटीजन सिटीजन को प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरी, मतलब किसी को जबरदस्ती बिना रीजन के उठा के जेल में नहीं बंद कर सकता, और उसमें भी रीजन देना पड़ेगा। जैसे पुलिस मेरे को पकड़ने आई, भाई मैं बोलूँ भाई किस जुर्म में मेरे को पकड़ रहे हो, भाई वो एक प्रोसीजर है, तुम दिखाओ क्या कैसे है, तो वो मेरे को बताए भाई आपने, आपके ऊपर ये आरोप लगा है, आपके ऊपर एफ आई आर कटेगी, आपकी, हम आपको इंक्वायरी के लिए इसके लिए बुला रहे हैं, ये होता है।
उसमें भी आपको आर्टिकल 32 का क्या बोलो क्लॉज मिलता है, हैबियस कॉर्पस, जिसको भी आपको 24 आवर्स के अंदर मतलब आपको पकड़ के ले गया है, आप बेल के लिए मतलब जो आपका लॉयर है वो बेल के लिए क्या करता है, अप्लाई कर देगा तो आपको भी जबरदस्ती आपको पकड़ ले गया गया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाँ, तो ये नेशनल इमरजेंसी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इस टाइम पे प्रैक्टिस होती है, बट नेशनल इमरजेंसी लगे यहाँ पर राइट्स हैं कुछ लिमिट लिमिट कर दिए गए हैं, देखो जैसे कि राइट सम बेसिक लिबर्टी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम कंडक्ट ट्रेड एंड कुछ में लिमिट लगाई गई है, तो ठीक है। और कोई है लिमिटेड एक्सपीरियंस गोल ऑफ सोसाइटी है, लिमिट का गवर्नमेंट पावर हो गई, इसकी इक्वलिटी इनक्वलिटी हो गई, मतलब यदि हम गवर्नमेंट, ये भी तो है ना, हम यदि किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। भाई सरकार तो हमने गवर्नमेंट बना दी बट उसके पास पावर नहीं रहेगा तो कैसे वर्क करेगी। इनेबल एंड empower the government to take positive measures to overcome form of इनक्वलिटी ऑफ डिप्रिएशन, मतलब जो सोसाइटी है, निचले तबका पुअर पर्सन उसका मतलब उसका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। भाई वो ऐसे है ना तो उसको बैलेंस करना है, इनकी लेवल मिला है, इक्विटी इक्वलिटी ये जरूरी है, तो इसके लिए वही है। फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और साउथ अफ्रीका एक बेस्ट एग्जांपल है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो इन ऑफ द रीजन, ठीक है ना, ये हो गया। और आर्टिकल 21 आपने मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में बना बताता हूँ, जैसे मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा कुछ अधिकार होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, क्या राइट्स है, तो वही है एजुकेशन वेल में हमें कैसे जीना है, मैरिज मैरिज करने का अधिकार होता है हमें, कौन सा पर्सन चूज करना है किसको नहीं, तो ये सब होता है, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल आइटम को प्रोवाइड करता है, तो ये सब रहता है। जब पोस्ट वेलफेयर मेजर लिए गया है जो कि इन्फोर्सिबल है, ठीक है। और समझ सपोज प्रियम्बल भी है, ठीक है ना, मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप का है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का स्मॉल चीज में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गई, मतलब फंडामेंटल राइट हमारा राइट है बट डीपीएसपी ये इन्फोर्सिबल है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, आपका कुछ भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट, बट डीपीएस में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। भाई देखो क्या होता है, कभी भी गवर्नमेंट आपने से प्रॉमिस की कि मैं आपको ये दूंगा, बट गवर्नमेंट के फंड नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी, ये भी एक क्राइटेरिया डीपीएस पे, तो मतलब कोई कंपलसरी नहीं है ये आपको मिलेगा ही डीपीएस, ये है मतलब नॉन इन्फोर्सेबल है डीपीएस, ये है। कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल टू गवर्नमेंट फुलफिल एक्सपीरियंस क्रिएट कंडीशन जस्ट वही है, तो ठीक है। और फंडामेंटल आइटम पीपल है वही बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्ट प्रायो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थोड़े कांस्टेंट मतलब वही है, मतलब जो अथॉरिटी में गवर्नमेंट है उसमें कुछ लिमिटेशन मॉरलिटी है, बेसिक राइट्स हैं, नेचुरल आइडेंटिटी है, डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। व्हाट द रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वही मतलब देखो क्या यहाँ पर बताया गया है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यहाँ पर एक फॉरेन पॉलिसी भी आती है, उसमें भी दूसरे नेशन के साथ हमारा कॉन्टेक्ट कैसा है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम अपने उसमें देखें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेड हो गया, ठीक है ना, पूरा जैसे लोकसभा हो गई, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसकी बात वो तो नेशनल लेवल में, बट लोकल लेवल में भी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए ना, जैसे लोकल बॉडी हो गई, इसको भी हम एक चीज कनेक्टिविटी रखें एक दूसरे जिसकी डेवलपमेंट हो सके, ये मतलब है। हाँ। हम्म। अब सिटीजन
पार्टिकुलर वही है, ठीक है ना। हम्म, नहीं, मैं और भी बताता हूँ। थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आप तो अभी तक समझ गए इफेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूट जस्ट है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट कॉम्बैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है, मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जिसमें, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सोसाइटी कैसे चलेगी वो लिखा गया है, और गवर्नमेंट की क्या रोल होगी, क्या लिमिटेशन होगी, और कुछ गलत करते तो उसको कौन रोकेगा, और हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, और जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी, कौन उसको फॉर्म करने के लिए कैसी बॉडी होगी, ठीक है ना। और सोसाइटी में सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, मतलब एक व्यक्ति कैसे वो, उसको, उसको क्या क्या राइट्स मिले हैं, मतलब अगले आदमी प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं बता दूं, मैं हूँ और अगला आदमी वो कुछ वायलेट कर रहा है, मतलब वो अपने धुन में शोर कर रहा है, और मतलब सबसे कहा जाए तो वो कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे में मैं अपनी फंडामेंटल राइट को के थ्रू उसको इन्फोर्स करवा सकता हूँ, तो ये सब रहता है। ये, बट यहाँ पर दो प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटर्न होता है, एक अनरिटन होता है, बट इसके भी बेसिक रूल्स है। बट इंडिया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सब कुछ रूल्स लिखे हैं, क्या कैसे है, तो ये हो गया। और जैसे यूपीए टू अनरिटन है, और मैनी सोर्स से उसको लिया जाता है पावर, ये हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म फंक्शन वी मेंशन एबव, वही जो लिखा है वही परफॉर्म, ठीक है। हम्म डिक्लेयर कैसे होता है, वही मिलिट्री लीडर। हाँ देखो, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया साउथ अफ्रीका में, बट देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे बने हैं, बट परफॉर्म नहीं हुआ ना, वो किस बैच में बने हैं, ये एक तरफा भी बन जाते, भाई किंग ने अपने फेवर के हिसाब से बनाया, तो पीपल का क्या है, तो इस हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म होती है 9 दिसंबर 1946, और नवंबर 1946 में इंड होता है 26 नवंबर, ठीक है ना। मतलब जब तक फॉर्म हो गया था, तो इसके आगे भी अभी है, तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। और बेसिकली यही है, पर हम फुल फ्लेज रेफरेंडम भी हो गया। रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब ये होता है, बेसिकली जैसे मैं बताऊं, पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उनमें वोटिंग करा दो, वो किस साइड रहेंगे, ये रेफरेंडम होता है। जैसे पाकिस्तान, जैसे हमने इसको लिया है, सिक्किम को, जम्मू कश्मीर में भी, तो ये कंसेंसस होता है, सहमति से, ठीक है ना, ये होता है, पॉपुलेशन चूज करती है, 50% 60% वो किस साइड जाना जाता है, मेजोरिटी जहाँ वो साइड चल जाती है, ये रेफरेंडम, तो ठीक है। हम्म, हाँ देखो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन वो देखो कई बार बना है, देखो 1940 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1948, 1956 में, 1959, 62, 1919, ये कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम बन रहा है, मतलब फेल भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि बायस्ड है ना, इस कारण फेल हो रहा है, कहीं मिलिट्री है, कहीं किंग के है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस कारण से सेम चीज है। और लास्ट में वही है कि फिर कोई मल्टीपल पार्टी आती है, एकजुट होती है, वो प्रोटेस्ट करती हैं, उसमें फिर जो गवर्नमेंट है मोनार्क पे प्रेशर पड़ता है, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाता है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, वो क्या मतलब ये सब रहता है। और उसके बाद तो डेमोक्रेसी आती है वहां पर भी, ठीक है ना, ये सब रहता है। हाँ, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी ऑफ नेपाल होता है, ठीक है, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वही बताया ना मैं, सेम चीज। हाँ, रजिस्ट्रेशन हुए पार्टी, ठीक है ना, ये हो गया। देखो परमानेंट मेजोरिटी तो ऑफ रेस्ट,
हाँ देखो क्या होता है, कभी भी मेजोरिटी रहती है, मेजोरिटी जिसका गवर्नमेंट हो या पॉपुलेशन वो सप्रेस करे, बट उसमें भी लिमिटेशन लगाई कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2930 है। आप देखोगे तो ये भी है, एजुकेशन उसकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की, ये है मैनी चीजें। देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, सभी को प्रिजर्व करे, उसका फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी, फ्रीडम आजादी, राइट्स जो है, इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, फ्रीडम, ये सब ठीक है ना। और मोनोपोली वही है, बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन, एक्वायर मोनोपोली, बहुत सारे होते हैं पावर एक्वायर कर लेते हैं, मतलब वो सीमित नहीं रहती पावर। अ, मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, तो वो डिक्टेटरशिप कहता रहा है, एक बस का सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, एकजुट में, ये होता है मोनोपोली, सिंगल गवर्नमेंट, ये ठीक है ना। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट स्टेटरी वर्दी इलेक्शन कमीशन। आप समझ पा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सिंग एक साइड वे में रखे, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, तो उसके पास काफी बड़ा मतलब इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के साथ साथ मतलब उसकी काफी पावर है भाई। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो कर सकते हैं भाई, कोई लॉ बनाया जिसको पब्लिक पब्लिक के क्राइटेरिया को भी वायलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट ऊपर जाके उसको भी वायलेट कर रहे हैं, कौन, जुडिशरी रोक रही है। देखो पब्लिक की, पब्लिक कुछ प्रॉब्लम पब्लिक कहाँ जा रही है, जुडिशरी के पास, जुडिशरी क्या कर रही है उसमें, इंटरफेयर कर रहा है उसको, यदि कोई चीज उसके ऊपर जाके वायलेट कर रहा है उसको रोक रही है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन कर दे रही है पूरी तरह, ऐसा ठीक है ना। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है जो तब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, तो ये सब ठीक है। अब ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बताया ना, इंटरप्रेट हो रहा टाइम टू टाइम, कौन, सुप्रीम कोर्ट करती है, ये है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अनडिवाइडेड। देखो क्या होता है, मैं जैसे बता, 9 दिसंबर हो गया, रीअसेंबली 14 अगस्त 9, यहाँ पर पाकिस्तान अलग हो जा रहा है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त, मतलब पाकिस्तान इससे अलग हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट सेकेंड, ये मतलब यहाँ पर बॉडी एक चुनी गई है, देखो प्रो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, PLA चुनी गई है 1935, मतलब पीपल के द्वारा, ठीक है ना, मतलब सब कोई नहीं, लिमिटेड लोग ही वोट किए, बट माना तो जाएगा ना, ब्रिटिश कैबिनेट जो रहती, कैबिनेट मिशन लेके आती है, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बस वही है। और यहाँ पर डिसाइड क्या रहता है, 10 लाख में एक व्यक्ति रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो ब्रिटिश रूल जो था तो 290 सीट था, और प्रिंसली स्टेट में 93 सीट दी गई। कौन कौन से इसमें, 3 मेन, मुस्लिम, सिक्स, जनरल, जनरल में सभी आ गए। और और ईच कम्युनिटी मतलब को पार्टिसिपेट मिला, और पीआर सिस्टम रहा, सिंगल वोट रहा। और देखो ये जो मैं हाईलाइट की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कुछ कुछ चीज यहाँ पर भी रेड में अंडरलाइन है, कुछ ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। और किसी सीटें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन फर्स्ट एड्रेस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन था, राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन बन सकता है। और सेम महात्मा गांधी है, स्वराज, ये भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। वही है जो मैंने पहले बताया है, यहाँ पाकिस्तान जो बोला उसकी सीट भी कम हो जाएंगी, ऐसा है। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ ना, एडॉप्ट एडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1946, क्योंकि 284 लोग साइन करते हैं, और हाँ जितने लोग साइन कर अडॉप्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, जो इन्फोर्स हो रहा है वो 26 जनवरी 1950 से हो रहा है, ये है।
मेन रीजन। तो आप समझ पा रहे एडॉप्ट और इन्फोर्स में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये है। अ, हाँ देखो क्या होता है, देखो शेड्यूल कास्ट 26 मेंबर में शेड्यूल कास्ट के थे असेंबली में, ठीक है ना। बट कांग्रेस डोमिनेटेड था। 80% मतलब कौन, 80% सीट कौन ऑक्यूपाई किया, कांग्रेस पार्टी, ये समझो। हाँ ऐसा है। तो मतलब देखो कोई भी होता है ना, लीडर पर्टिकुलर किसी उसमें से चुना गया था, पॉपुलेशन में जो थे इलेक्टेड था किसी न किसी बिहार में, और कुछ न कुछ पर्सनालिटी के उसमें से किसी को वहां पर चुना गया था। बट जब उस टाइम के लोग थे ना वो बायस्ड नहीं थे, वो सर्व सोसाइटी सोसाइटी के लिए ही परफॉर्म कर रहे थे। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी मतलब कितनी 70 ईयर हुए हैं, जस्ट सेकंड बता रहा हूँ। 75 प्लस हो गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि 50 वो हो गए और 20, क्योंकि 70 हो गया, 70, 73, 78, 79 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हाँ वही है, इंडिया अडॉप्टर सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट पावर कैसे होगा, स्टेट का सेंटर का रिलेशन, मतलब ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये भी है होना चाहिए। मतलब ये सब थोड़ा क्वेश्चन, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अब गवर्नमेंट, ठीक है ना। शुड इंडिया को सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड कौन सा होना चाहिए, मतलब ये पूछ रहा है। होना चाहिए भाई स्वाभाविक और डिसेंट्रलाइज, ये जो है सेंट्रलाइज पावर थोड़ी है। और व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और स्टेट का रिलेशन क्या होना चाहिए। तो दो, दोनों की पावर डिस्क्राइब की गई है, ये स्टेट रखेगा, ये सेंटर रखेगा, और बाकी जो पावर बचेगी वो भी सेंटर रखेगा। कुछ कुछ क्राइटेरिया, भाई जुडिशरी की पावर क्या होगी, ये दिया गया है। भाई एक दूसरे कॉपरेशन कैसे होगा, हेल्प कैसे होगी। हम्म, भाई राज्यसभा किस लिए बने, इसी कारण से स्टेट लोग, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बैलेंस बना रहे, ऐसा। हाँ जैसे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सफरेज मतलब वही है, आपको वोट देने का अधिकार हो गया, जैसे रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, और उसके ऊपर भी जो भी 18 एवं जो भी है, ठीक है ना। मैंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना गया है वो डिस्कशन और रीजन आर्गुमेंट, मतलब कभी भी आपको पूछ कोई भी बोले ना तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो ये देखना कि यहाँ पर डिस्कशन सब ज्यादा हुआ है, बट आर्गुमेंट जो है रीजन बेस्ड था। ये क्यों होना चाहिए, मतलब इस बेस पे कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अभी तक इतना मतलब इफेक्टिव वर्क कर रहा है। स्क्रूटनी डिबेट मतलब यहाँ पर जो कोई बोल रहा है, कुछ इंट्रोड्यूस किया है, वो उसमें क्या रहा क्या नहीं, तो उसमें डिबेट भी, स्क्रूटनी मतलब जांच भी हुई है, चेक भी किया गया है, इवेल्युएट भी किया गया है, कितना बेनिफिट रहेगा, ये सब है। प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 8 मेजर कमेटी रही तो, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार अम्बेडकर चेयर किए थे कमेटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो, तो अम्बेडकर जी किए थे ये सब, है ना। तो असेंबली में मतलब हाँ पार्टी को समय कितना लगा, 2 ईयर 11 मंथ, 18 डेज, हाँ लगभग। और जो कि असेंबली जो चली है या मिले हैं, तो 166 डेज में, मतलब इतने दिन मिले हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो गया, मेन चीज मतलब क्या क्या इसमें कोर है, वैल्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले रिवोल्यूशन पेश किया गया, ये होना चाहिए। क्या क्या फंडामेंटल कमिटमेंट, इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवेरेंटी, और
कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी मतलब हमारे यहाँ बाहरी भी आए ये सब लोग, ये सब हो, जैसे यू यूएस हो गया तो वहाँ पर मल्टीपल लोग रहते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी हो गए। सोवरेंटी मतलब हम, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, हम कुछ भी डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर कोई सुपीरियर नहीं है, तो सोवरेंटी होता है, ठीक है। और ये कुछ वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस, सोवरेंटी, रिपब्लिक है, ठीक है ना। और यूनियन में जस्ट एक्सरसाइज पावर ऑफ अथॉरिटीज, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों में जस्टिस दिया गया है। सोशल जस्टिस, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जितना भी है एक बेनिफिट सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है कास्ट के बेस में, रिलीजन के बेस में, सोशल में, आप कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, जी रहे हो, ये सब सोशल में। इकोनॉमिक में भाई किसी को ज्यादा प्रॉपर्टी, किसी को कम है, तो ये भी नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। भाई प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी, वेलफेयर में, ये सब क्या इकोनॉमिक्स में आ रही है। भाई कोई रिच है उसमें हैवी ड्यूटीज लगाई जाती है, वह उसमें नहीं लगाई जाती, ठीक है ना, लिमिटेड है। बट यहाँ से यहाँ गवर्नमेंट यहाँ लेती, यहाँ पर क्या कर रही है, वेलफेयर का काम कर रही है, इकोनॉमिक। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब यहाँ पर क्या है, राइट टू वोट सबको मिल रहा है, लड़ने का अधिकार मिल रहा है, आप हर आदमी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, फंडामेंटल फ्रीडम, ये सब, वर्शिप, एसोसिएशन, एक्शन, ठीक है ना। माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी राइट मिला है, बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं, और एड्रेस ऑफ द अदर, सेफ्टी गार्ड, ये सब है थोड़ा सा, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर बिटवीन इज एक्सक्यूटिव वन हैंड, ये देखो मैंने बताया ना, जो स्टार्टिंग में बताया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पावर, लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, मतलब वन वे में रखा गया है, सेंटर स्टेट। कैसे, देखो, जब कोई एमपी या एमएलए चुन की जाता है ना, वही मंत्री बनता है। मंत्री मतलब एक्सक्यूटिव का पार्ट भी होता है, लॉ भी बना रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, मतलब अनपरमानेंट मतलब बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो होती है, आईएएस आईपीएस ये लोग होते हैं। जो अनपरमानेंट होती है वो यही होते हैं, मिनिस्टर, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, तो ऑन ये पूरा है। हाँ, आप ये देख सकते हो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसमें क्या क्या कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एफपीटीपी सिस्टम, मतलब चुनाव कैसे होगा, जो हम अभी लोकसभा में वोट कर रहे हैं ना, विधानसभा में वोट कर रहे हैं, जैसे कि बता दूं, हाँ, चार कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है ना, उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, एफपीटीपी सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे यहाँ चल रहा है, यही है। रूल ऑफ लॉ हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर इज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, लॉ कैसे बने, ठीक है ना। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अपन लिए हैं, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की पावर जो मिले, ये हो गया इंडिपेंडेंट, आजादी जुडिशरी की। डीपीएसपी एरिस कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो 1719 में था, लिए गया। कैनेडियन हो गया, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब, ठीक है ना, ये सब ओवरऑल हो गया है। थैंक यू। और ये कुछ कंक्लूजन है और ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू। और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और कोई रिक्वायरमेंट हो तो 8518000397 में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे एड्रेस रेलवे क्रॉसिंग कुशियारी, हरनामपुर, मैहर पर आप विजिट कर सकते हैं।